भारतीय वर्ण व्यवस्था की यदि हम बात करें तो भारतीय वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण में बहुत सी ऐसी जातियों ने जन्म ले लिया जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से दमित और शोषित रहीं। अंग्रेजी राज ने इन्हें बांटो और राज करो की नीति के तहत पिछड़ी जातियों को की खास पहचान की। संविधान ने इनमें से अति क्षुद्र या अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों का वर्गीकरण करके SC/ST सूची बनाई, लेकिन हजारों जातियां ऐसी रह गईं जिन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिल सका और ये कड़वी सच्चाई की तरह हमारे समाज में मिलती रहीं, घूमती रहीं, जिसका बाद में राजनीतिक पार्टियों ने जबरदस्त शोषण किया। आखिर कहाँ ये जातियां पिछड़ी रह गईं, कहाँ ये जातियां उपेक्षित रह गईं, क्यों ये मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाईं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ऋग्वैदिक काल में भारतीय वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म और श्रम विभाजन पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल से पूरी तरह से जन्म पर आधारित हो गया। उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को द्विज वर्ण में रखा गया। सेवा कार्य करने के लिए शूद्र वर्ण बनाया गया, लेकिन 1200 सालों में शूद्रों में भी अलिखित विभाजन हुआ और ये शूद्र और अतिशूद्र माने गए। शूद्र वर्ण में बहुत ही ऐसी जातियों ने जन्म ले लिया जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से दमित और शोषित थे। अंग्रेजी राज ने इन्हें बांटो और राज करो की नीति के तहत पिछड़ी जातियों की पहचान की। संविधान ने इनमें से अति शूद्र या अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों का वर्गीकरण कर SC/ST सूची बनाई, लेकिन हजारों जातियां ऐसी रह गई जिन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिल सका। दिलचस्प कहानी ये है कि जैसे कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, अंग्रेजों ने हमारी यहाँ जातियों को खोज निकाला। बरतानियों के लिए भारत पर राज करने के लिए यहाँ के समाज की समझ जरूरी है। उन्हें यहाँ एक अलग तरह की दास प्रथा देखती है। हजारों तरह की शूद्र जातियां और उनमें भी ऊंच नीच की तरह वर्णाश्रम व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव की प्रवृत्ति निचले तबके तक व्यवस्थ होती है। शूद्रों में भी आपसी भेदभाव का चलन इस कदर था कि वहाँ भी शूद्र और अति शूद्र के बीच ऊंच नीच की भावना थी। अंग्रेज समझ गए थे कि भारत के बटे हुए समाज पर राज करना इतना आसान है। उनके साथ आए ईसाई मिशनरियों ने मौके का फायदा उठाया और अछूत समझी जाने वाली जातियों को शिक्षित करने और धर्मांतरण करने की मिशन में जुटे। 1910 में इस वर्ग को डिप्रेस्ड क्लास के रूप में जनगणना का फैसला किया गया, तो हिंदू राष्ट्रवादियों ने इसे मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुओं के बंटवारे के रूप में देखा। हालांकि बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना शुरू हो चुका था। दरअसल अंग्रेजों ने भी आज के नेताओं की तरह जातियों के बीच बैरभाव का फायदा उठाया। उन्होंने इन्हीं जातियों से ब्रिटिश सेना में भर्ती की और 1818 में भीमा कोरेगांव में मराठों को हराकर पूरे भारत पर एकाधिकार किया। 800 की टुकड़ियों में 500 महार जातियों के जवान थे और 28,000 की पेशवाओं की फौज को हरा दिया, लेकिन फिर भी पिछड़ी जातियों को अलग पहचान नहीं मिली। 1931 की जनगणना में पहली बार पता चला कि देश में इन पिछड़ी जातियों की आबादी 52% है, लेकिन अपने को अछूत जाति से अलग मानने की वजह से पिछड़ी जातियों ने अपने अधिकारों की मांग की। हालांकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी पिछड़ी जातियों की लड़ाई लड़ी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1942 के शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नाम से जो राजनीतिक पार्टी बनाई थी, उसकी नीति में ये लिखा गया था कि पार्टी पिछड़ी जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के साथ गठजोड़ को प्राथमिकता देगी और अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने अपना नाम बदलकर बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन कर देगी। अंततः पार्टी ने उस समय सोशलिस्ट पार्टी से ही चुनावी गठजोड़ किया। इसी तरह सन 51 में डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू वोट बिल को लेकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, तो संविधान में पिछड़ी जातियों के लिए कोई भी संरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर भी अपने असंतोष की वजह बताया था। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर को संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग को जगह दिलाने के लिए याद रखा जाएगा। यही अदर बैकवर्ड क्लासेस भी आज OBC के रूप में जानी जाती है। वहीं कांग्रेस पर सर्वसमावेशी राजनीति के
वजह से पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगता है। लेकिन देश के पहले संविधान संशोधन में साफ कर दिया गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हित के लिए किए गए विशेष प्रावधान नागरिकों के मूल अधिकारों का ही हिस्सा है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 340 के मुताबिक 29 जनवरी 1953 को पिछड़े वर्ग की जाति की पहचान और विकास के लिए काले डकर आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को पेश की। इस पर करीब 6 साल चर्चा हुई और 1961 में इसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि 11 सदस्यों में से 5 सिफारिशों से असहमत थे और खुद अध्यक्ष की लिखित भूमिका भी अस्पष्ट थी। तब नेहरू ने केंद्र के बजाय राज्यों को पिछड़ी जातियों की पहचान और उन्हें मुख्य धारा में लाने के उपाय करने का अधिकार दिया। स्वाधीनता संग्राम से लेकर नेहरू युग तक कांग्रेस में भी पिछड़ी जातियों ने अपने अलग प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पिछड़ी जाति से थे। दरअसल पिछड़ी जातियों में अपनी अलग से सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व की आकांक्षा नहीं होने की एक और बड़ी वजह है। वो थी अन्य पिछड़ी जातियों में हिंदू धर्म में जनेऊ पहनने और द्विज वर्ण वाले अधिकार न मिलने के बावजूद उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को आत्मसात कर दिया। यहाँ तक कि सवर्ण जाति की तरह ही पिछड़ा वर्ग पर भी अति शूद्र समाज से उसी तरह के भेदभाव के आरोप लगते हैं। अंशुमन त्रिपाठी, AP